नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं सामाजिक के शिक्षण विधियों की, जो कि हमें मदद करेगी L2 सामाजिक अध्ययन भाग में। आपको अच्छे से पता है कि यूनिट 11 व यूनिट 12 कुल 2 इकाइयाँ हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर शिक्षण विधियों की। इन दोनों इकाइयों का अपन पूर्ण अध्ययन करेंगे। क्लासेस निरंतर लगेगी। हाँ, एक आधा दिन बीच में गैप आ सकता है, किसी कारणवश कुछ मजबूरियाँ हो सकती है। बाकी कोर्स पूरा मैं YouTube पे करवा दूंगा सामाजिक अध्ययन का, निश्चित रूप से। तो आप अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। शिक्षण विधियों के दोनों यूनिट बड़ी महत्वपूर्ण है। 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने ये 11th और 12th यूनिट ही क्यों चुनी। टोटल 12 यूनिट है सामाजिक के अंदर, प्रत्येक यूनिट 5 अंकों की है, 60 अंकों की सामाजिक है। तो मैंने 11वीं और 12वीं यूनिट क्यों चुनी, जबकि ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, और जहाँ से करीबन मुझे जहाँ तक याद आ रहा 8 यूनिट है कोर्स में। मैं वो पढ़ाना चाहता था पहले, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें कंटेंट की कमी है और बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि सर शिक्षण विधियों को कैसे तैयार करें, काफ़ी एक मैंने देखा एक डर सा माहौल बच्चों में। तो मुझे लगा कि मुझे इन दोनों यूनिट को पहले क्लियर करना चाहिए, और बाकी यूनिट में बाद में करूँगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि बच्चे उन दो बाकी यूनिट से डरे हुए नहीं हैं, डरे हुए हैं सामाजिक की शिक्षण विधियों से। इसलिए मैंने शिक्षण विधियों को चुना है। हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए उस विषय को पढ़ के थोड़ा सा मेहनत करके और आ रहा हूँ, ताकि उसको थोड़ा सा और सहजता के साथ, सरलता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि वो डर आपके मन से जो है वो गायब हो जाए। क्योंकि डर होता है ना, तो आपने कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना करी हो, एग्जाम में गलतियां स्वाभाविक है। तो सबसे पहले डर भगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक डर होता है ना, वो चीज़ होके रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं और मन में अगर ये रहता है कि ये कार्य मेरे से नहीं होगा, और अगर कहीं डर गए कि ये प्रतिद्वंदी मेरे से ज़्यादा मजबूत है, या ऐसा कहीं थोड़ा सा भी डर दिमाग में बैठ गया, तो वो डर आपका कॉन्फिडेंस कभी आने नहीं देगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम हॉल में जाके हम परीक्षा के अंदर जो वो प्रश्न होंगे उनके विकल्प में गलती करेंगे। तो उस डर को भगाने के उद्देश्य से ही मैं सामाजिक की शिक्षण विधियाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई शिक्षण विधियों का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा कोई वो कोचिंग के अंदर बहुत सारे टीचर्स होते हैं 10-10, 20-20 साल एक्सपीरियंस लिए हुए, वो भी नहीं हूँ। मैं सामाजिक का शिक्षक रहा हूँ सेकंड ग्रेड, एज ए सेकंड ग्रेड। और सामाजिक को जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, जिस तरह से मैंने सामाजिक को पढ़ा है, उसकी बेस पे जो मुझे एक अनुभव प्राप्त हुआ, उसी अनुभव का प्रयोग करके मैं शिक्षण विधियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम बढ़िया से बढ़िया तरीके से शिक्षण विधियाँ पहुँचा दूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि आपका वो डर भगाना जो आपके मस्तिष्क में बैठ गया है। तो शुरुआत करते हैं सामाजिक की शिक्षण विधियों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट 11 व 12 ये 2 यूनिट है, और दोनों यूनिट 10 अंकों की है। तो टोटल 10 प्रश्न यहाँ पे आएंगे, अंक नहीं, सॉरी, 10 प्रश्न यहाँ पे आएंगे। और यूँ कहिए कि 10 प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। 10 प्रश्न 10 अंकों के रहेंगे यहाँ पे, तो 150 में से 10 अंक यहाँ से आने वाले हैं। और न केवल यहाँ पर बल्कि अन्य विषय जो है उनकी शिक्षण विधियों में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कॉमन मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अत्यंत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो सभी विद्यार्थियों को मैं सलाह दूंगा कि आप शिक्षण विधियों की, अगर आपने पहले नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो अगर मेरी कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलती है तो उस नोट्स में ऐड कर देना, नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से नोट्स नहीं बनाए तो मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप संक्षिप्त में नोट्स बनाते रहें। और साथ में एक सजेशन ये भी दूंगा कि कोई भी एक गाइड या किताब, जैसे अमीर चंद जैन की किताब काफ़ी अच्छी है SST उसके लिए, और इसके अलावा कोई भी गाइड, आप एक आधी गाइड आपको जो भी अच्छी लगती है, एक गाइड अगर आप देख सकते हो तो देख लो। अगर आप अमीरचंद जैन देख रहे हो तो गाइड देखने की आवश्यकता नहीं है, गाइड देख रहे हो तो अमीरचंद जैन देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बहुत कुछ मैं भी पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी एक किताब या गाइड का सहारा आप ज़रूर लेना, एक का। और जैसे ही अपन चैप्टर पूरा करते हैं, आप घर जाके थोड़ा सा और देख लो, कोई नई चीज़ मिलती है तो ऐड कर दो। इससे क्या होगा, आप
आपको अपने मटेरियल के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा। विश्वास मटेरियल के प्रति होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिर्फ एक ही काम करना, क्लास अटेंड करना अच्छे से, वीडियो पॉज करते जाना, नोट्स करते जाना, और उसके बाद में आपके पास जो कोई किताब है उसका सपोर्ट लेना, एक बार उस चैप्टर को देख लेना, जिससे क्या होगा कि आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। और सशक्त विश्वास जब होता है तो अध्ययन सामग्री को हम बढ़िया तरीके से पढ़ पाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो 11 और 12 टोटल 2 यूनिट है यहाँ से, और 10 प्रश्न यहाँ पे आएंगे 10 अंकों के। अब बात ये आती है कि इन टोटल दोनों यूनिट में करीबन 8 टॉपिक है। मैं यहाँ पे सिलेबस विश्लेषण नहीं करूँगा, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। अब सीधा अपन शुरुआत करेंगे पाठ, और पाठ है पहला हमारा, वो है सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान की संकल्पना व प्रकृति। अब शुरुआत करते हैं इसको। सामाजिक अध्ययन / विज्ञान की संकल्पना अर्थात कंसेप्ट एवं प्रकृति, नेचर। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान की संकल्पना, कंसेप्ट का क्या मतलब होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है कि जिस किसी विषय वस्तु का आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो उसका अर्थ, उसका उद्देश्य, उसकी विशेषताएं, उसके प्रभाव, हर एक छोटी से बड़ी चीज़ आपकी तैयार होनी चाहिए, उसे हम कंसेप्ट कहते हैं। या संकल्पना लिखने का मतलब सीधा यही हुआ कि परीक्षक ये चाहता है कि आप सामाजिक विज्ञान अर्थात अध्ययन के संबंध में हर एक वो चीज़ जानो जो आपको जाननी चाहिए, जो उम्मीद परीक्षक आपसे रखता है कि आप वो चीज़ जानो। साथ में इसके नेचर के संबंध में भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या नहीं पढ़ा जाता, सारी चीज़ पढ़ी जाती है। अब इस टॉपिक को अगर मैं खोलता हूँ तो हमारे सामने एक पॉइंट निकल के आता है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं एक एक चीज़ के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले क्या देखना है कि इसका विषय के रूप में विकास कैसे हुआ। बहुत ही ज़रूरी होता है, एक छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, विषय के रूप में विकास कैसे हुआ, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है ऐसे। अर्थ व अध्ययन व विज्ञान के बीच का अंतर, अध्ययन व विज्ञान के मध्य का अंतर, इसमें तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को पढ़ाए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पढ़ेंगे कि क्या क्या इनके उद्देश्य हैं। उद्देश्यों के साथ साथ हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या है। विशेषताओं के साथ साथ में हम देखेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु क्या है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है और कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल हैं, और कोई पॉइंट हुआ तो ऐड कर लेंगे। तो अब आप देखिए कि पहला टॉपिक जो है सामाजिक अध्ययन अर्थात अथवा विज्ञान की संकल्पना व प्रकृति। 8 टॉपिक है, 10 प्रश्न आने, एक प्रश्न यहां से डेफिनेटली आएगा। अब इनमें से यहां से भी पूछा जा सकता है, अर्थ अध्ययन विज्ञान के मध्य का अंतर पूछा जा सकता है, उद्देश्य, विशेषताएं, विषय वस्तु, प्रकृति, क्षेत्र, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि आप एक काम करना, अपने नोट्स के स्टार्ट में ये चैप्टर फर्स्ट डाल दो और उसमें ये सारे इसके उपभाग लिख लो। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे और आप साथ में एक एक चीज़ के नोट्स बनाते जाना।
ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये चैप्टर बढ़िया तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा। या छोटी सी एक हिदायत देना चाहूँगा आप सभी को कि जब भी हम कोई सामाजिक शिक्षण विधियों का या किसी पर्यावरण की शिक्षण विधियों का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। पहला तरीका ये है कि इनके फैक्ट, इनकी परिभाषाएं, जो रटने वाली चीज़ें हैं उसमें उलझ के बैठ जाओ। दूसरा ये कि आप इनकी थीम को समझो कि एक्चुअल में है क्या। जैसे अर्थ है इसका सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं पूछ रहा हूँ कि सामाजिक का मतलब क्या है। समाज धन एक, जो समाज का अध्ययन करता है उसे सामाजिक कहते हैं। ये आपने अच्छे से समझ लिया। जो समाज का अध्ययन करता है उसे सामाजिक कहते हैं। और समाज के केंद्र में कौन होता है? मानव होता है। तो मानव के इर्द गिर्द की सारे पर्यावरण का अध्ययन भी किस में होता है? सामाजिक में होता है। तो कहने का मतलब ये आपने अर्थ निकाला, समझ लिया अच्छे से। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता था? अब आपने यहां पर सामाजिक अध्ययन की 20-25 परिभाषाएं विद्वानों की याद करनी शुरू कर दी। इससे क्या होगा कि आपको अर्थ तो समझ में आएगा नहीं और उन परिभाषाओं के भंवर में ऐसे फंस जाओगे कि आप कभी निकल नहीं पाओगे। आप पूरे पेपर में 10 प्रश्न में से देखोगे तो एक आधा सवाल जो है वो सामाजिक शिक्षण विधियों में एक परिभाषा किसी विद्वान की पूछी जाती है। अब वो जरूरी नहीं कि आप जो पढ़ के जाओगे वही परिभाषा आएगी। इसलिए मैं आप सभी को ये हिदायत दूंगा कि इन परिभाषाओं के फेर में न पड़े। आप सिर्फ ये चीज़ें याद करें कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है। ठीक है, कोई एक आधी परिभाषा देख लो, अगर अपना नसीब अच्छा है परीक्षा में वही आ जाए, और अगर नसीब खराब है और आपने 200 परिभाषाएं भी याद कर ली, कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगा। मैंने मेरे जीवन में कभी कोई परिभाषा याद नहीं करी। इसलिए मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि इन फालतू परिभाषा में न फंसे। उससे बेहतर है कि आपकी एनर्जी वास्तविक चीज़ों में लगाए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये होगा कि समाज के बारे में बच्चों को जानकारी करवाना। उद्देश्य ये होगा कि समाज की समस्याओं से बच्चों को परिचित करवाना। उद्देश्य ये होगा कि समाज और बच्चों के बीच में या अपने नागरिकों के बीच के संबंधों को स्थापित करना। उद्देश्य क्या होगा? मतलब आप खुद इससे एक प्रकार से अपनी अप्रोच डेवलप कीजिए ताकि कैसा भी प्रश्न आ जाए वो आपकी सीमाओं में आएगा। क्योंकि आप अपनी अप्रोच इतनी बढ़ा दो कि एग्जामिनर जिस सीमा तक जाएगा वो आपकी सीमा के अंदर रहेगा। आप अपने आप को संकुचित मत करो। उन जैसे कि हर्ट्ज़वीज ने ये कहा या मॉफिक ने ये कहा या लेपियर ने ये कहा है, उससे मत फंसो। आप अपना एक व्यूज इतना डेवलप करो। तो आपका व्यूज अगर डेवलप होगा तो एग्जामिनर जिस हद तक जाएगा आपकी सीमा के अंदर रहेगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपनी सीमाओं को बढ़ाइए। आप 50 उद्देश्य सोचिए बैठे बैठे। अब बताओ वो कौन सा उद्देश्य एग्जाम में देगा, और देगा भी ना तो भी आपकी सोच से बाहर नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप जब भी इनको पढ़ो तो आप अपना व्यू जरूर डेवलप करना। यहां पे मैं और बता देता हूं, जैसे 10 उद्देश्य मैंने बता दिए। इसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक के 10 ही उद्देश्य। किताब में जैसे मान लो 5 लिखे हैं, 15 लिखे हैं, जरूरी नहीं कि 15 ही, 5-7 और हो सकते हैं। आप खुद सोचिए। एग्जाम में जब भी कोई सवाल आता है तो हमेशा ध्यान रखना कि अपनी अप्रोच से बाहर इसलिए आता है कि हम हमारी अप्रोच को बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। इसलिए इस विधियों को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा आपको कि इन विद्वानों के इन परिभाषाओं के भंवर में फंसे बिना आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, आप अपना एक व्यू डेवलप करना, आप खुद उसके ऊपर सोचना। और अगर फिर लगता है कि एक विद्वान याद कर लें तो कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपको टॉपिक का मूल समझना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी बात ये समझ में आ गई होगी। अब शुरुआत करते हैं विषय के विकास के रूप में सामाजिक अध्ययन। फिर अर्थ देखेंगे, उद्देश्य, विषय वस्तु, ऐसे करते करते इसको आगे बढ़ेंगे। क्लास निरंतर चलती रहेगी। प्लीज़ आप मैसेजेस कर करके परेशान ना करें कि अगली क्लास कब आएगी। ज़रूर आएगी। कोई तकनीकी फॉल्ट होते हैं कई बार। अब नया सेटअप है तो कई बार कई समस्याएं भी आती है, मुझे भी कई काम रहते हैं। लेकिन ये है कि आपका, मैंने इतना बोल दिया आपको कि नवंबर में मैं आपकी शिक्षण विधियाँ अच्छे से फिनिश करवा दूंगा और एनसीईआरटी 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। आप सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतना धैर्य और रखा है, थोड़ा सा और रख लीजिए, आपको निराश नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विषय के विकास के रूप में। सामाजिक अध्ययन विषय के विकास के रूप में। विषय के विकास के रूप में
पॉइंटवार तरीके से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, सामाजिक का मतलब यहाँ पे ये है कि समाज का अध्ययन करना, और समाज का अध्ययन करने का तात्पर्य ये है कि समाज में रहने वाले मानव का अध्ययन करना, मानव और समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करना। और ये समाज और मानव के संबंध जो है ये कोई 1890, 1990, कोई 1892, 1900, 1700, 1800 के नहीं है। समाज हजारों सालों से चले आ रहे हैं, लाखों सालों से चले आ रहे हैं मानव। तो सामाजिक विज्ञान जो है, समाज तो हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन बात यहां पे यह कि इस समाज का अध्ययन करना कब शुरू हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं तो समाज के बारे में अगर मैं भारतीय परंपरा में बात करूं तो सिंधु घाटी काल से समाज चला आ रहा है, उससे पहले के भी साक्ष्य है, पाषाण काल से भी साक्ष्य चले आ रहे हैं, लेकिन समाज का व्यवस्थित रूप से अध्ययन शुरू नहीं हुआ था। समाज तो था लेकिन समाज का अध्ययन प्रारंभ नहीं हुआ था। यूनान के अंदर जाते हैं तो यूनान के जो सोफिस्ट है, सोफिस्ट मतलब दार्शनिक, वहां के यूनान के सोफिस्ट, जिसमें स्पेशली मैं नाम लूंगा सुकरात का। सुकरात पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि मानव और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। ध्यान से सुनना, अभी ये एक प्रकार से नींव पड़ रही है सामाजिक अध्ययन की। सुकरात ने क्या कहा कि मानव और मानवीय संबंधों का अर्थात समाज का अध्ययन करना चाहिए। यह बात किसने कही? यूनानी सोफिस्ट सुकरात ने कही थी। नाम सुना होगा सुकरात का। सुकरात की कुछ कथन उक्तियां भी आपको याद होनी चाहिए कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इनके शिष्य प्लेटो, फिर अरस्तु के शिष्य सिकंदर, नाम सुने होंगे आपने। सुकरात ने सबसे पहली बार यह कहा था कि मानव और मानवीय संबंधों का अध्ययन होना चाहिए। बस बात ही की थी, कोई सामाजिक विषय के रूप में अभी स्थापित नहीं हुआ था। आगे क्या हुआ? उसके बाद में यूनान के कई क्षेत्रों में मानव के संबंधों का अध्ययन 9वीं-10वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है, लेकिन अभी भी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन ऐसा कुछ भी विषय नहीं था। आगे चलकर ब्रिटेन में अपन यूके लिखते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, बहुत सारे नाम है। इसको अपन आगे किसी भूगोल की क्लास में समझेंगे कि इनके अंदर बीच में स्कॉटलैंड, वेल्स डिफरेंसेस क्या है, ये बाद में कभी समझेंगे। तो ब्रिटेन में एक प्रकार से सामाजिक का या समाज का अध्ययन शुरू हुआ था। समाज का अध्ययन शुरू हुआ सबसे पहले कहां पे हुआ था? ब्रिटेन के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में स्थापित हुआ, मैं कह रहा हूं कि समाज का अध्ययन सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था? ब्रिटेन के अंदर। लंदन के कई छोटे छोटे कैंटन, उनमें विद्यालयों में ये समाज के बारे में पढ़ाया जाना शुरू हुआ। तो समाज का पहली बार अध्ययन कहां से शुरू होता है? ब्रिटेन से। उसके बाद देखिए क्या हुआ। आगे चलकर ब्रिटेन से यह बात चली जाती है यूएसए, अमेरिका। ब्रिटेन से अमेरिका। और आपने नाम सुना होगा अमेरिका के एक दार्शनिक, वेल नाउन दार्शनिक रहे हैं, जॉन ड्यूवी या डीवी भी बोलते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड एजुकेशन,
सोसाइटी एंड एजुकेशन। में पहली बार एक प्रकार से इस समाज के इस अध्ययन का नाम दिया और जिसे कहा गया सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान, ये चीज हमारे लिए याद रखने योग्य है कि सामाजिक ज्ञान शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो आप कहोगे अमेरिका के दार्शनिक फिलोसोफर जो थे जॉन ड्यूवी, उन्होंने अपनी पुस्तक सोसाइटी एंड एजुकेशन में सबसे पहली बार सामाजिक ज्ञान का उपयोग किया। इन्होंने कहा था कि ब्रिटेन के कई विद्यालयों में सोशल स्टडी कराई जाती है, समाज का अध्ययन किया जाता है और इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड दिया जॉन ड्यूवी ने, जिसे कहा गया सामाजिक ज्ञान। ध्यान रखना, सामाजिक ज्ञान शब्द पहली बार किसने दिया था, वो दिया था जॉन ड्यूवी ने, और समाज के अध्ययन का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ था, ब्रिटेन में। आगे क्या हुआ देखिए। अब देखिए यहां पर सामाजिक ज्ञान शब्द पहली बार आता है अमेरिका के अंदर, जॉन ड्यूवी ने दिया था सामाजिक ज्ञान सोसाइटी एंड एजुकेशन पुस्तक के अंदर। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में एक लंबी चर्चा चल पड़ी कि सामाजिक ज्ञान को क्यों न एक विषय के रूप में स्थापित किया जाए। अभी तक सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में स्थापित नहीं था, नींव पड़ी थी, वार्ताएं होने लग गई थी, सेमिनार होने लग गए थे, लेकिन अभी तक सामाजिक विज्ञान जो है वो एक विषय के रूप में स्थापित नहीं हुआ था। अब यहां से आगे विषय के रूप में स्थापित होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहली शुरुआत होती है अमेरिका से। अब ध्यान देना कि सामाजिक विषय के रूप में स्थापित जो होगा वो होगा आपके अमेरिका से, लेकिन समाज का अध्ययन सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था, ब्रिटेन से शुरू हो गया था। अब मैं यहां पे आगे ले जाता हूं आपको यूएसए के अंदर 1892 के अंदर 1892 में सबसे पहले यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान का एक प्रकार से कंसेप्ट आया। तो सामाजिक विज्ञान का कंसेप्ट पहली बार एक विषय के रूप में कहां पे आया, तो आप कहोगे कहां से आया, अमेरिका से आया 1892 में, 1892 में। लेकिन खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि यहां पर ये अभी भी बिखरा विषय था, एक एकीकृत इंटीग्रेटेड विषय नहीं था। बिखरा का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें इतिहास भी पढ़ाया जाता था, इसमें अर्थशास्त्र भी शामिल था और इसमें नागरिक शास्त्र भी शामिल था। नागरिक शास्त्र का मतलब क्या हुआ, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। लोक प्रशासन तो बाद में विल्सन ने अलग किया। अब देखो ये तीन विषय शामिल थे किसमें, सामाजिक विज्ञान के अंदर। 1892 में जब ये विषय के रूप में स्थापित हुआ तो इन तीन विषयों के साथ में ये शुरू किया गया था, लेकिन अभी भी इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। इसी दौरान अमेरिका में कमिटी ऑफ 10 बनती है, कमिटी ऑफ 10। कमिटी ऑफ 10 का मतलब होता है 10 सदस्यीय समिति। 10 सदस्यीय समिति बैठती है 1892 के अंदर, कहां पर, अमेरिका के अंदर। और कमिटी ऑफ 10 जो बैठी, इसका भी उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह से एक समीक्षा करना कि सामाजिक विज्ञान को विषय के रूप में स्थापित किया जाए या नहीं किया जाए। इसी बात के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब जब ये कमेटी बिठा दी गई, क्या नाम था, कमेटी ऑफ 10। अब कमेटी ऑफ 10 इसलिए कहते हैं कि इसमें 10 सदस्य थे, इसलिए इसको कमेटी ऑफ 10 कहा जाता है। इन सब की रिपोर्ट्स के बाद में आगे क्या हुआ, आगे आगे क्या हुआ, आगे 1911 के अंदर इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के ग्रुप में समाज शास्त्र को भी
समाजशास्त्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब सामाजिक विज्ञान में इन 3 विषयों के साथ साथ समाजशास्त्र भी ऐड हो गया वर्ष 1911 में। और आगे देखिए क्या हुआ, 1911 में समाजशास्त्र ऐड होने के बाद में फिर बहुत सारी और भी कमेटियां बैठती है, और 1916 की आखिर ये कमेटी और बैठती है, इसका मैं नाम नीचे लिख रहा हूं। तो 1916 के अंदर सामाजिक अध्ययन को एक व्यवस्थित विषय के रूप में स्थापित किया गया। व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता दे दी गई। मान्यता। अब देखिए 1916 में पहली बार सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित मान्यता दी गई। कब? 1916। अब देखिए इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र के साथ में समाजशास्त्र भी इस सामाजिक का हिस्सा बन गया, और इस तरह से यूं कहिए कि आपका सामाजिक विज्ञान जो था ये अस्तित्व में आया। तो अब आपसे कोई अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि सबसे पहले सामाजिक यूं कहिए कि का अध्ययन, समाज का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ, तो आप कहोगे कि समाज का अध्ययन ब्रिटेन से शुरू हुआ। अगर पूछा जाए कि सामाजिक विज्ञान को विषय के रूप में मान्यता किस देश के द्वारा सबसे पहले दी गई, अमेरिका में दी गई। अगर पूछ लिया जाए कि आपको सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के अंदर कौन से 3 शब्द शामिल थे, विषय शामिल थे, तो आप कहोगे कौन से शब्द कहोगे, कौन से विषय कहोगे, आपके सामने है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र को कब शामिल किया गया, वो भी आपके सामने है। तो कहने का मतलब था ऐसे कुछ पॉइंट थे जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में 1916 में जो ये कमेटी बनी थी, इसका नाम था आपके स्टडी ऑफ सोशल साइंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब आप कह सकते हो कि माध्यमिक शिक्षाओं में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विषय पर गठित समिति। याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि सामाजिक अध्ययन को व्यवस्थित विषय के रूप में मान्यता 1916 में दी जाती है, और मान्यता देने का मतलब ये था कि विद्यालयों में ये विषय पढ़ाया जाना शुरू किया गया वर्ष 1916 के बाद से। और एक प्रकार से यूं कहिए कि 1920 से 50 के बीच का जो समय था, ये अमेरिका में एक गोल्डन एज के रूप में माना जाता है, सामाजिक अध्ययन के गोल्डन एज के रूप में। कौन सा समय? 1920 के 50 के बीच का समय। ये चीज़ें याद रखो ना रखो ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1916 तक की जो चीज़ें थी ये आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो अपने बात करी 1916 तक की, ये दरअसल ये बात ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब बात करूंगा मैं 1916 के बाद क्या हुआ। अगले पेज पे आ जाते हैं। तो इस तरह से 1916 तक हमने बात कर ली। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि सामाजिक अध्ययन का विषय के रूप में विकास कैसे हुआ, तो इस पूरी विकास यात्रा की बात की। और अब अपन बात करेंगे आगे कि किस तरह से ये विकास हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत में इसका आगाज कैसे हुआ, क्योंकि भारत का आगाज भी हमें जानना जरूरी है कि भारत में सामाजिक का प्रारंभ कैसे हुआ, सामाजिक विषय का आरंभ। अब देखिए भारत की जहां तक बात है, तो उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था। ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी, और ब्रिटिश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई उन्होंने सुधार किए थे। चाहे वो 1813 के अंदर 1 लाख रुपए का व्यय करना हो, चाहे उसके बाद में मेकाले मिंटस को लाना हो, और मेकाले के जरिए भारत में फारसी के स्थान पर इंग्लिश मीडियम लागू करना हो। 1854 का चाहे वो वुड डिस्पैच हो, चाहे वो आपके कलकत्ता, मुंबई और
मद्रास के अंदर तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी लंदन की तर्ज पर स्थापित की गई हो, चाहे वो आपके आगे हंटर कमीशन हो 1882 का, उसके बाद में रेले आयोग बैठा था, यूनिवर्सिटी कमीशन हो, चाहे वो आपके 1913 की शिक्षा नीति हो, चाहे वो आपके 1917 का सैडलर आयोग हो, चाहे वो 1929 की हार्टोग समिति हो, 1944 का कमीशन हो। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारत में एजुकेशन के प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए थे। और पर्यावरण शिक्षा में अब मैं बात करूं हार्टोग समिति की, तो 1929 के अंदर हार्टोग ने पहली बार भारत में पर्यावरण शिक्षा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। हार्टोग कमीशन ने ही निर्णय लिया था। तो भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद में भारत के अंदर पर्यावरण शिक्षा पर बातें शुरू हो चुकी थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पंजाब पहला राज्य था जहाँ पर 1949 में ही सामाजिक अध्ययन, मैं बार बार सामाजिक अध्ययन अब नहीं लिखूँगा, SST लिखूँगा, सामाजिक अध्ययन का अध्यापन प्रारंभ हो चुका था। तो भारत में सबसे पहले पंजाब के अंदर सामाजिक अध्ययन का अध्यापन प्रारंभ हो चुका था, 1949 की बात है। अगर मैं स्वतंत्रता से पहले जाऊं कि आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी, तो आज़ादी से पहले मैं बता दूं आपको कि ब्रिटिश सरकार ने 1904-05 के अंदर एक विधेयक पारित करा था लंदन के अंदर, और उन्होंने उस विधेयक की मार्फत भारत में समाज के अध्ययन और उस शिक्षा के लिए प्रयास शुरू किए थे। लेकिन भारतीयों ने उनको सिरे से नकार दिया। भारतीय लोग चाहते थे कि भैया हमारी नीतियाँ हम बनाएं, हमारी नीतियाँ ये क्यों बनाएं, ये कौन होते हैं नीतियाँ बनाने वाले। आपको अच्छे से पता होगा कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 जब आया था, जब वो बाल विवाह की आयु तय की गई थी, तो 1891 की इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का तिलक ने पुरजोर विरोध किया था। जबकि भारतीय समाज सुधार का मामला था, लेकिन उसके बावजूद भी तिलक ने विरोध किया था। आपने रुकमाबाई केस सुना होगा 1884 का। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जब ब्रिटिश सरकार कोई कानून लाती थी तो भारतीयों को एक डर रहता था कि ब्रिटिशर्स कोई कानून लाए तो निश्चित रूप से इनके पीछे कोई छुपे हुए इंटेंशन ज़रूर है, उनके पीछे उनका ज़रूर कोई न कोई काला उद्देश्य छिपा हुआ है, अन्यथा ये कानून नहीं लाते। विश्वास नहीं था उनके ऊपर। अगर विश्वास नहीं होता ना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो कमियां सबसे पहले नज़र आती है। तो ब्रिटिशर्स जो भी कानून लाते थे हम उसका विरोध करते थे, क्योंकि कहीं न कहीं हमें लगता था कि कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ इंटेंशन उनका ज़रूर है। तो ब्रिटिशर्स ने इस सामाजिक विषय को लागू करने का प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन हमने इसको स्वीकार नहीं किया। तो 1947 के बाद में पंजाब ने भारत के अंदर सबसे पहले सामाजिक का अध्यापन शुरू करवाया। आगे देखिए क्या हुआ। आगे जब 1952 के अंदर, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु, माध्यमिक शिक्षा के उद्धार हेतु एक समिति बैठी थी। मद्रास विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनके नेतृत्व में मुदालियार आयोग बैठा। मुदालियार आयोग बैठा 1952 के अंदर। ये पहला आयोग था जिसने कहा था हमें कि हमें हमारे विद्यालयों में एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक का अध्यापन करवाना चाहिए। किस आयोग ने कहा था? ये कहा था हमें मुदालियार आयोग ने। 1952 के मुदालियार आयोग ने पहली बार भारत में सामाजिक के अध्ययन की बात की थी। मुदालियार आयोग की बात के बाद में कई राज्यों ने सामाजिक अध्ययन का अध्यापन शुरू किया, लेकिन अभी तक इतना प्रभावी रूप से नहीं हुआ था। लेकिन जैसे आगे कोठारी आयोग बैठता है, कोठारी आयोग 1964 से 1966, कोठारी आयोग ने कहा था कि पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए और क्लास फर्स्ट से लेकर 10 तक पूरा 10 वर्षीय खाका होना चाहिए। तो 10 सालों का पूरा पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान होना चाहिए और पूरी 10 साल तक सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जानी चाहिए, ऐसा कहा था दौलत कोठारी आयोग ने। ध्यान रखना, कोठारी आयोग ने क्या कहा था? 1964 से 66 के बीच बैठे कोठारी आयोग ने कहा था कि पहली से लेकर 10वीं तक हमें सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए।
और इस बात को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने, किसने? एनसीईआरटी आपने खूब नाम सुना है और किताब में पढ़ते भी है। आजकल एनसीईआरटी का सिलेबस हमारे राजस्थान बोर्ड में भी लागू हो गया है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हुई थी। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, 1975 में इस कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद में एक खाका तैयार किया 10 वर्षीय, जिसमें कक्षा प्रथम से लेकर और आपके कक्षा 10वीं तक इस 10 वर्ष सामाजिक पढ़ाने का निर्णय लिया और 6ठी से लेकर 10वीं तक अलग से सामाजिक की किताब होगी और तीसरी, चौथी, पांचवी में जो सामाजिक पढ़ाई जाई थी, तीसरी, चौथी, पांचवी में जो पढ़ाई जाएगी वो पर्यावरण के रूप में पढ़ाई जाएगी और पहली, दूसरी में भी पर्यावरण के रूप में पढ़ाई जाएगी। पहली, दूसरी में पर्यावरण तो होता नहीं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि गणित और भाषा के रूप में उसको उसके साथ पढ़ाई जाएगी। तो 10 वर्षीय ढांचा तैयार किया गया और भारत में एक प्रकार से सामाजिक अध्ययन का व्यवस्थित रूप से विकास शुरू हुआ। इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में और जानना चाहूँगा कि पंजाब ने लागू किया, उससे पहले अगर मैं स्वतंत्रता के थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाता हूँ तो महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर प्रयास जरूर किए थे। आपने अच्छे से सुना होगा कि गांधी जी की एक मूलभूत शिक्षा योजना आई थी। मौलिक शिक्षा भी कह सकते हो, बेसिक शिक्षा भी कह सकते हो। और गांधी जी ने दरअसल अपनी पत्रिका हरिजन के अंदर, कौन सी पत्रिका? हरिजन के अंदर कई लेख लिखे थे शिक्षा के ऊपर। अपनी पत्रिका हरिजन में शिक्षा के ऊपर कई लेख लिखे थे और उन सारे लेखों को जाकिर हुसैन ने उन सारे लेखों को संकलित करके एक नई योजना चलाई, जिसे मूलभूत शिक्षा या नई तालीम भी कहते हैं। तालीम यानी शिक्षा, नई तालीम योजना चलाई और इस नई तालीम योजना में भी, और ये बात है 1937 की, तो 1937 में गांधी जी ने इस और प्रयास जरूर किए थे और चूंकि 1939 में वर्ल्ड वार हो गया तो गांधी जी के ये प्रयास भी असफल हुए। तो यूं कह सकते हो कि भारत में सामाजिक के ऊपर, अध्ययन के ऊपर बल देने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी ने। तो ये था हमारा इस पूरा विषय का विकास। अब देखिए आप, सबसे पहले हमने बात करी थी इसके ऊपर कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो विषय के विकास की बात हो गई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके अर्थ और अध्ययन के मध्य के अंतर का, इसका अर्थ पढ़ेंगे और दोनों के बीच का अंतर पढ़ेंगे, फिर उद्देश्य पढ़ेंगे, फिर विशेषताएं पढ़ेंगे। कल ये चारों चीज़ें पूरी कर लेंगे अगली वीडियो में। आज इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलते हैं।